नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी संविधान की 27 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो इससे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं यही बात कहूँगा, अगर आपको कोई भी जानकारी या कोई भी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो ही चैनल सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। हम बात करेंगे भारतीय महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल क्या होता है। तो भारत के संविधान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल नंबर 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। यानी अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा, ये अनुच्छेद 76 कहता है। अगर हम बात करें, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होती है। कानूनी अधिकारी से मतलब ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, यानी कानून से भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील यही व्यक्ति होता है। कौन सा? अटॉर्नी जनरल, और हिंदी में कहेंगे महान्यायवादी। अब इसके बारे में अगर बात करें कि सरकार इसे क्यों नियुक्त करती है, तो मित्रों वो इसलिए नियुक्त करती है कि सरकार यानी भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है। यानी वकील, इसको कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए इसे महान्यायवादी कहा जाता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी यही होता है। भारत सरकार जो भी कार्य करती है इससे सलाह लेकर उसके बाद ही करती है। और भारत सरकार के जितने भी मामले हैं, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित है, विकास से संबंधित है या किसी भी प्रकार से संबंधित है, उन सभी मामलों की पैरवी करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो महान्यायवादी है। तो परीक्षा में महान्यायवादी से संबंधित अपने को प्रश्न जरूर देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नियुक्ति एवं कार्यकाल, अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति करती है, तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। एक बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन इसकी योग्यता क्या होगी, तो इसकी योग्यता के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसकी योग्यता होगी कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है। जो उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उसकी जो योग्यताएं होती है, वैसी योग्यताएं, समान योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाया जाता है। अगर अब बात करें भी महान्यायवादी कितने समय तक रह सकता है जी, तो महान्यायवादी वह भारत का नागरिक हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने को 5 वर्ष का उसके पास अनुभव हो, किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, चाहे तो उसने वकालत की हो, या किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो यानी न्यायाधीश रहा हो, ये हो सकता है। अगर फिर भी वो नहीं है, उसे न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होने यानी न्यायिक मामलों की अच्छी खासी जानकारी, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात कर रहे हैं कि संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान को इसे हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं गई है, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। संविधान में कुछ विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि होता क्या है मित्रों, ये महान्यायवादी होता है, ये सरकार का वकील होता है। जब तक ये सरकार के हित में रहता है तब तक इसको रखा जाता है, और जब ये सरकार से बाहर होने लगता है तो इसे हटा दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जी, संविधान में नहीं लिखी हुई है। आगे हम अगर बात करें, उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। मैंने कहा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति हटाए, वो खुद भी हट सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए हमारे कि महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। तो ये हमारे 2 प्रश्न बन गए हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? आपने बताना है। आंसर आपको आता है वो लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो भी आंसर है आपका। मुझे पता है कई स्टूडेंट को अभी आंसर आ गया, वो नीचे लिख रहे हैं। लिखिए जो भी आंसर है। वर्तमान समय में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है?
आगे चलते हैं जी, महान्यायवादी का वेतन। अगर महान्यायवादी के वेतन की बात करें, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफिसर सैलरी, सैलरी से कितनी मिलती है, तो अगर हम बात करें संविधान में महान्यायवादी के वेतन या भत्ते तय नहीं किए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्राश्रम से मिलता है। कहने का भाव अर्थ है इनडायरेक्ट रूप से पीएम ही निर्धारित करता है। वैसे राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, संविधान में तो ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्राश्रम में, लेकिन राष्ट्रपति को ये कहेगा कि इसकी आप सैलरी इतनी दीजिए। होता क्या है मित्रों, ये जो प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार है, वो जिस हिसाब से उनकी पैरवी करेगा उस हिसाब से उसे सैलरी मिलती है जी। आगे हम बात करें महान्यायवादी के कार्यों तथा शक्तियां। महान्यायवादी के कार्य व शक्तियां क्या है जी। एक्ट एंड पावर्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ अटॉर्नी के पास में क्या है, तो इसके मुख्य कार्य निम्न है, वो कार्य देख लेते हैं मित्रों। इसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपी जाए, यानी राष्ट्रपति कानून से संबंधित अगर उसे कुछ कर्तव्य देता है तो उसका वह निर्वहन करे। यानी जो राष्ट्रपति कुछ मामलों में उसे सलाह लेगा तो उसके बारे में वो सलाह दे। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हो। राष्ट्रपति किसी कानून बना रहा है और उस पर अगर भारत सरकार से अगर वो राय मांगे तो भारत सरकार, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को राय दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हुए कार्य हैं। इस बात का भी ध्यान रखना जी। और अगली बात है, संविधान द्वारा अन्य किसी भी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए कर्तव्यों का निर्वहन करे, यानी कानूनी रूप से जो भी कार्य होगा महान्यायवादी को करने पड़ेंगे, वह उससे भाग नहीं सकता। इस बारे में ध्यान रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा महान्यायवादी के कुछ कार्य हैं, वो क्या कार्य हैं उनको भी देख लेते हैं। मित्रों, आपसे एक प्रश्न है कि राजस्थान में विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता कौन है। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। राजस्थान में प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता कौन है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे हम बात कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, यानी अगर राष्ट्रपति राय लेता है सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय, तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वो महान्यायवादी करेगा। इस बात का ध्यान रखना जी। आप पढ़ते जरूर हो अनुच्छेद 143 कि राष्ट्रपति सलाह लेता है, राष्ट्रपति खुद नहीं लेता, वो अपना प्रतिनिधित्व भेजता, प्रतिनिधि भेजता है सलाह लेने के लिए। भारत सरकार के संबंधित मामलों को लेकर भी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। अगर भारत सरकार का कोई मामला है, सुप्रीम कोर्ट अगर भारत सरकार को कोर्ट में बुलाती है तो उसकी पैरवी कौन करेगा, वो महान्यायवादी करेगा। तो महान्यायवादी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। देखो, ये महान्यायवादी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। और महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन में बैठ सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। अधिकार और मर्यादाएं क्या, राइट्स एंड इसका ऑब्लिगेशंस क्या है, वो देखते हैं। अब देखिए, भारत सरकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी की सुनवाई का अधिकार है, यानी उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में अदालत में सुनवाई करने का अधिकारी होता है। इस बात का ध्यान रखना जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, दोनों संसद संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भी भाग ले सकता है, यानी उसकी वोटिंग नहीं होती फिर भी वो भाग ले सकता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं सांसदों की तरह इसके वेतन भत्ते होते हैं, इसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, कार्रवाई में भाग लेने व दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भी बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकारी होता है। एक सांसद की तरह सभी के भत्ते व विशेषाधिकार मिलता है, यानी उसे जो सैलरी मिलती है एक सांसद की तरह से मिलती है और उसको भी सांसद की तरह विशेषाधिकार, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर आप बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पूछ ले, क्या महान्यायवादी को विशेषाधिकार प्राप्त है सांसदों की तरह? बिल्कुल है। जैसे सांसदों को विशेषाधिकार है वैसे ही महान्यायवादी को है। तो इस बात का आप ध्यान रखना जी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है।
उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे हम बात करें, संविधान ने उसके कर्तव्यों के तहत किसी भी तरह से संघर्ष को टालने के लिए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की गई है। अब वो भारत सरकार से बाहर नहीं हो सकता, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है जी। उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, वो देखते हैं क्या है जी। तो वो क्या है, बिना किसी भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले की व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। उसे भारत सरकार से अनुमति ले बगैर वो किसी भी मामले की पैरवी नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपराधी है, यानी किसी पर अगर फांसी की या उम्र कैद की सज़ा है या किसी भी आपराधिक मामला कोई भी है, उस व्यक्ति के बचाव के लिए खुद नहीं आ सकता, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी भारत सरकार से। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही दायित्व वाला कार्य है जी। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं करेगा, यानी वो किसी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई भी किसी को भी राय नहीं दे सकता। और दूसरी बात, वो विश्लेषण यानी कंपेयर भी नहीं कर सकता कि भारत सरकार, ये वर्तमान भारत सरकार ऐसी है, पहले वाली ऐसी थी, वैसे नहीं कर सकता। इस बात को भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात कर रहे हैं, जिन मामलों में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी भारत सरकार ने जो पक्ष रख दिया ना, उसको उसने मानना ही पड़ेगा। वो खुद अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कहने का भाव है, वो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं तो ये नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं कर सकता जी। वह बिना बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। यानी वो यहाँ तक किसी कंपनी का निदेशक भी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल मान लो, जो अंबानी अडानी से अगर वो चाहे कि वो हमारा निदेशक बन जाए, नहीं बन सकता जी। आगे हम बात करें, ये महान्यायवादी से संबंधित था, बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही आसान टॉपिक था। अब इसके बाद में वर्तमान में अब तक के जितने भी महान्यायवादी बने हैं उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि महान्यायवादी कौन बने हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको देख लेना और इसकी जो जो मुख्य बातें हैं उन्हें साथ साथ में नोट करते ना। अगर मित्रों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, इसके बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी, स्टार ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके भी आपको PDF सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा ट्रीट भर्ती पंजाबी विषय की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहिए। तो हम बात कर रहे थे भारत के महान्यायवादी के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है, पहले बने थे जी श्री MC सीतलवाड़। ये सेटलवाड़ लिखा, सेटलवाड़ नहीं, सीतलवाड़ थे जी, क्योंकि इंग्लिश में तय और टय ही की लिखा जाता है। 1950 से 1963 तक रहे थे। इसके बाद है जी, अगले बने थे श्री C.K. दफ्तरी, 1963 से 1968 तक। इसके बाद अगले बने थे श्री निर्डेन D, 1968 से 1977 तक। अब आप कहोगे कि क्या हमें याद रखना है ये? देखिए जी, याद तो नहीं रखना, लेकिन अगर आप बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इतना डीप में जाके नहीं पूछते, लेकिन बड़ी भर्तियों में पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का महान्यायवादी नहीं रहा है, तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। मेरा कर्तव्य है आपको पूरा करवाना। अगले हैं जी 4 नंबर पर, अगर हम बात करें, श्री S.K. गुप्ता जी, 1977 से 1979 तक थे। इसके बाद 5वें बने थे श्री L. सिन्हा, 1979 से 1983 तक बने थे। इसके बाद उससे अगले हैं जी श्री K. परासन, ये पारासन है, ये 1983 से 1989 तक बने थे जी। इसके बाद अगर हम बात करें श्री सोराबजी, ये बने थे 1989 से 1990 तक बने थे। 8वें जो बने थे वो थे श्री जी रामास्वामी, ये 1990 से 1992 तक बने थे। इसके बाद अगले है जी हमारे जो 9 नंबर के हैं, वो है जी श्री मिलन के बैनर्जी, 1992 से 1996 तक ये महान्यायवादी बने थे। उसके बाद अगले है जी श्री अशोक देसाई, 1996 से 1998 तक। इसके बाद अगले है जी श्री सोली सोराबजी, 1998 से 2004 तक। उसके बाद अगले है जी श्री मिलन के बैनर्जी, 2004 से 2009 तक थे। और उसके बाद अगले है जी श्री गुलम अस्साजी वहनवती, 2009 से 2014 तक ये बने थे जी। तो उससे आगे 2 और बने हैं जी, वो है जी श्री मुकुल रोहतंगी, 2014 से 2017 तक, मोदी जी के काल में। और उसके बाद 2017 से अब तक श्री वेणुगोपाल जी। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है जी? श्री के वेणुगोपाल। तो इनके बारे में ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकता है वेणुगोपाल जी के बारे में। अब यहाँ से प्रश्न बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन है।
तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले आप देख लीजिए इसमें से कौन है। यहाँ से आप नहीं पता चलेगा 77 से, ये लगभग 9 वर्ष ये रहे हैं और 13 वर्ष यही है जी। पहले ही है शीतलवाड़, ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले महान्यायवादी। तो ये प्रश्न बन जाता है कि सबसे लंबे कार्य वाले महान्यायवादी कौन से है जी। MC शीतलवाड़ है। पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं जी, तो इसको ध्यान में रखना इससे संबंधित। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।